हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 को सॉल्यूशन इसका देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियोस को मैंने आपको जो 1 से 17 तक क्वेश्चन है एमसीक्यू वो करा दिए थे और आगे वाले अगले पार्ट में करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, इसमें ट्रायंगल ABC। इसमें कह रहा है जो AD है हमारा, AD वो परपेंडिकुलर है BC पर। ठीक है, BC पर परपेंडिकुलर है और एंगल BAC कितना है, 90 है। तो एंगल BAC ये वाला एंगल जो हमारा है वो 90 है। कह रहा है BC 16 है, BC 16 दिया हुआ है और DC 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, DC 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कह रहा है एक्स का मान बताना है, एक्स यानी कि ये वाली साइड, इसका मान बताना है। तो इसको हम लगाएंगे किससे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए सिमिलैरिटी कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पे 90 बन रहा है ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो D वाला पॉइंट है ये A पे आएगा। देखो मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, पहले ABC बनाता हूँ, ध्यान से देखना। पहले मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ ABC, जैसे है वैसे बनाता हूँ ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल मैंने बना दिया ABC। अब देखो जो ये छोटा वाला ट्रायंगल है इसको ध्यान से देखना, ADC, ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है ADC, इसको हमें घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा। चूँकि D हमारा किस पे आएगा, A पे। चूँकि हमारा A क्या है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री है और D भी 90 डिग्री है। तो हमारा जो D आएगा, D हमारा कुछ इस तरीके से आएगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये D यहाँ पे आएगा, चूँकि ये 90 है और ये भी D क्या है, 90 है। आगे ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ADC का C है, ADC का जो C है हमारा, वो इस वाले C की तरफ आएगा। क्योंकि देखो ये दोनों एंगल कॉमन है, देखो दोनों एंगल कॉमन है दोनों दोनों ट्रायंगल में। तो इसका जो C है, ये देखो मैं इसको कर दे रहा हूँ डॉटेड, यहाँ पे ये C ये इधर बनेगा, ये इसका भी C इधर आएगा। ठीक, अब इसमें क्या बचा हमारा, A बचा, A हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, A पॉइंट भी कॉमन है तो A यहाँ पे आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया। देखो ध्यान से, हमारा जो ट्रायंगल है ABC, अब देखो, अब आप इस ट्रायंगल को उठा के इस पे या इस ट्रायंगल को उठा के इस पे रख सकते हो, आपको एंगल सेम मिलेंगे। ठीक है, एंगल सेम मिलेगा। अब देखो D वाला A वाला के इक्वल होगा क्योंकि दोनों 90 हैं, और C वाला देखो दोनों जगह C कॉमन आएगा। अगर ऐसे उठा के रखते हो तो क्या आएगा, A वाला मतलब C वाला C पे आएगा, दोनों कॉमन एंगल है, ये हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है, ABC वो सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, सेम चीज़। देखो ABC आपने लिखा है तो पहले D लिखोगे क्योंकि AD पे आता है, B A पे आता है तो A लिखोगे यहाँ पे, और C पे आता है तो C, यानी कि हमारा ट्रायंगल हो गया DAC। ये दोनों सिमिलर होंगे। अब सिमिलर होने का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, देखो BC कितना है, BC एक मिनट, यहाँ पे देखोगे BC कितना है 16, यहाँ पे मैंने 16 लिख दिया। ठीक, और एक चीज़, AC कितना है, x है, x लिख दिया। और कोई साइड पता है, और हमें साइड पता है क्या, AD पता है, AD कितना है, AD नहीं पता है, हमें पता है DC कितना है 4, DC कितना है 4, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो हम कितने आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना क्या है, इसमें x का मान निकालना है, जो कि x हमारा क्या है, AC। तो AC यहाँ पे भी x ही हमारा AC होगा, दोनों में x हो गया। ठीक है, चलो अब मैं लिखता हूँ इसको, ध्यान से देखिए ना। करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा रेशियो इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या है, जब आप इस वाले ट्रायंगल को उठा के इस पे रखोगे तो कौन साइड किसके ऊपर आ रही है वही करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, BC किसके ऊपर आएगा, AC, तो मैं लिख देता हूँ BC अपॉन AC। ठीक है, क्योंकि BC किस पे आ रहा है, AC पे आ रहा है, इक्वल। मैं इसको क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि AB और AD देखो आएगा तो AB AD के ऊपर, लेकिन इसका लेने कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं दी है ना, तो इसको फाइंड करना है। तो हमने BC को AC पे लिख दिया। ठीक, अब देखो AC किस पे आएगा, उठा के रखेंगे तो AC आएगा DC पे, तो AC अपॉन DC क्या हो जाएगा, AC अपॉन DC। तो BC कितना है, मैं 16 दिया है, AC कितना गिवन है, AC हमारा x है, इक्वल टू AC कितना गिवन है, AC फिर से हमारा x है, और DC कितना है, DC में गिवन है 4, DC कितना है 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से x का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से 16 और 4 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 16 इंटू 4 इक्वल टू x इंटू एक्स। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो हमारा इसमें आंसर जो हो जाएगा 8 सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। बस आपको दो ट्रायंगल मैंने दो ट्रायंगल इनको निकाल के अलग अलग ट्रायंगल मैंने बना लिया है, और इस चीज़ को ध्यान रखा है कि कौन किस पॉइंट पर आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तर्क और कथन। तर्क और कथन में देखिए 4 ऑप्शन आपके होते हैं, A B C और D। जैसे एक होता है हमारा अभिकथन यानी कि कथन, और एक होता है R हमारा तर्क होता है। ठीक है, इसमें यह है कि कह रहा है दोनों सही हैं और तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगर कथन दोनों सही है लेकिन जो हमारा तर्क है वो ए अभिकथन ए का असेसमेंट जो असर्सन जो होता है, असर्सन का अगर सही व्याख्या नहीं करता तो हम ए कहते हैं। अगर अभिकथन ए तथा तर्क आर दोनों सही हैं परंतु आर
अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें था सही व्याख्या करता है, इसमें है सही व्याख्या नहीं करता है बी वाले में। और सी में क्या कहता है, कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। इसमें कहता है कि अभिकथन ए गलत है किंतु आर सही है। तो इन चारों में से पढ़ के हमें बताना है कौन सा ऑप्शन बनेगा। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, कह रहा है दीवार के साथ सीधी खड़ी हुई एक सीढ़ी के बाद दीवार से क्षैतिज दूरी 6 मीटर है। देखो यहाँ पे एक दीवार है, ये वॉल है, 1 मिनट, ये क्या है, एक दीवार है, यहाँ से एक सीढ़ी इस तरीके से खड़ी हुई है, सीढ़ी है, ठीक है, जिसकी दीवार से दूरी कितनी है, 6 मीटर है, ठीक है, आया समझ में। और कह रहा है दीवार यह दीवार पर 8 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी कि दीवार पर ये जो पहुंच रही है यहाँ से यहाँ तक, वो कितने मीटर तक पहुंचती है, 8 मीटर तक। कह रहा है सीढ़ी की लंबाई 10 है, कह रहा है सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है, क्या ये सही है कि नहीं, ये पता करना है। तो देखते हैं, देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम अगर यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा, अगर मैं नेमिंग कर दूँ यहाँ पे ए बी सी, तो हमें मिलेगा क्या कि ए सी का जो स्क्वायर होगा, ए सी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर कितना हो, ए बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और बी सी कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो ए सी का स्क्वायर हमारा बराबर हो गया इतने के, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो गया, इसको प्लस करेंगे 100, और ए सी बराबर हो गया √100, √100 की वैल्यू कितनी आती है 10। तो हमें ये पता चल गया 10 मीटर, ये यानी कि अभिकथन हमारा जो है ये तो सही है। अब देखो कह रहा है सीढ़ी दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाता है, दीवार से सॉरी 1 मिनट, कह रहा है कि सीढ़ी भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये कह रहा है, ये मान लो थीटा है, कह रहा है ये थीटा 60 होगा, क्योंकि जमीन तो यही है ना, भूमि ये है, सीढ़ी ये है, तो 60 चेक करते हैं। कोई भी आप रेशियो लगा सकते हो, क्या लगाते हैं, 10 लगाते हैं, 10 थीटा बराबर क्या होगा बोलो, 10 थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का जानते हैं, कक्का के ए, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और जो इंग्लिश मीडियम वाले वो जानते हैं पी बी पी अपॉन एच बी, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 10 वाला होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसके सामने क्या होगा 8, इसके सामने 8 हो गया, और 6 क्या है, ये बेस क्या है हमारा 6, इसको सॉल्व करोगे तो 2 4 जाए 2 3 6, क्या ये हमारा 60 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये अगर ये जो हमारा यह रेशियो आया है, अगर 60 होता तो यहाँ पे कितना आता, √3 आता, क्योंकि तभी थीटा 60 के इक्वल होता ना, ये तो हमारा इक्वल है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हमारा ये आर गलत है। तो अब इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा। देखो अभिकथन ए सही है और आर गलत है, ये यानी कि रीजन तर्क गलत है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें हमारा सी वाला सही होगा, सी, यानी कि ए तो हमारा सही था लेकिन आर गलत था, तो इसलिए हमारा सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और क्यों नहीं सही, क्योंकि इसमें कह रहा है दोनों सही है, कह रहा है दोनों सही है, इसमें कह रहा है दोनों सही है, तो ये तो होगा नहीं, इसमें कह रहा है ए गलत है, ये भी नहीं होगा, तुम्हारा सी वाला होगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक, अगला क्वेश्चन ये कहता है, एक मिनट इसको रेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु है, और 1 मिनट पहले वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त है, कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, मान लेते हैं ये है 2 स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। फिर से पढ़ते हैं इसको, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। मान लो एक स्पर्श रेखा ये है और एक स्पर्श रेखा इस तरीके से है। 1 मिनट फिर से बनाते हैं। देखो पहला कथन ये कह रहा है कि इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो मैंने मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट पी है, पी से इस सर्कल पे हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं पी ए और पी बी, ठीक है, पी ए और पी बी सर्कल ड्रॉ करते हैं टेंजेंट्स, और यहाँ पे इस पी को ओ से मिला देते हैं। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। कैसे इक्वल होते हैं, इसमें हम वो दिखा सकते हैं, कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हैं, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज दिखा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इसके इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस है दोनों, ये कॉमन ही है और ये कॉमन है, और साथ ही साथ ये जो हमारा साइड है ये वाला, टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, ये भी इक्वल हो जाएगा। तो 3 साइड, यानी कि जो 3 साइड इक्वल हैं, यस 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 से
हम दिखा सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट यानी कि सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो हमारा कथन जो है, असर्शन हमारा क्या है, ये सही है। रीजन क्या दे रहा है, कह रहा है ए पैरेललोग्राम सबस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। देखो ये भी कथन सही होता है, एक मिनट में आपको समझाता हूँ, हिंदी मीडियम वाले भी देख ले सकते हैं। कह रहा है एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है ऐसे, ठीक। अब इस वृत्त के चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज मैं बनाता हूँ इस तरीके से, समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ इस तरीके से, समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ इसके चारों तरफ। तो ये जो समांतर चतुर्भुज बनता है ना, एक समचतुर्भुज बनता है, समचतुर्भुज बनता है। समचतुर्भुज इसलिए बनता है क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समचतुर्भुज इसलिए बनता है क्योंकि ये चारों भुजाएं क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं, और जब इक्वल आ जाती हैं तो ये समचतुर्भुज बनता है। यानी कि हमारा असर्शन भी सही है और तर्क भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता। मतलब आर भी तो सही है, ये आर भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। यानी कि आर व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग कथन है, दोनों सही है, दोनों अलग अलग चीज़ों के बारे में व्याख्या कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पहला वाला हो जाएगा, दूसरा वाला होगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बी वाला क्यों होगा, कह रहा है कथन ए सही है और तर्क आर दोनों सही हैं, परंतु जो आर है वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा। इसमें हम ऑप्शन बी वाला लगाएंगे, बी वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन जो हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जो दो क्वेश्चन आए थे असर्शन और रीजन वाला, वो हमारे सही हो गए हैं, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन है वो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, खंड खा वाले क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।